जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम भाई एस यूट्यूब चैनल। आप सभी का 25 मार्च 2026 के न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, सबसे पहले आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज हमारे चैनल में ऑफिशियली 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अभी करंटली 109 सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस, ट्रस्टिंग आवर कंटेंट, ट्रस्टिंग आवर स्ट्रेटेजी। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग कि इसके बाद की जर्नी और भी एक्साइटिंग होगी। मैं आप लोगों को कभी लेट डाउन नहीं करूंगा। जिस चीज के लिए आपने इस चैनल पर ट्रस्ट किया है उसको मैं हमेशा बनाए रखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट टारगेट 1000 के ऊपर। ये वीडियो वापस हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले जैसी हमारी प्रथा है, मोटिवेशनल कोट से। अगर आप बड़ा सोचते हैं, इफ यू आर थिंकिंग बिग कि मुझे डायमंड लेवल का कुछ करना है, तो आपको हमेशा काम छोटे से शुरू करना होगा। हमेशा बच्चों, आप कभी भी देखेंगे कि अगर आपने ये पहला ट्रायंगल नहीं बनाया तो कल आप ये बड़ा डायमंड नहीं बना पाएंगे। इसलिए हर दिन आप कुछ टेंजिबल अपने जीवन में कीजिए। हर दिन कुछ अच्छा सीखिए। हर दिन अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड कीजिए। तो उस दिन, जिस दिन आप ये करने लगेंगे, आई प्रॉमिस यू, आप एक दिन ये डायमंड लेवल पर आप लोग भी पहुंचेंगे। जैसा वो कहते हैं ना मीम में, लेवल सबके निकलेंगे, तो हमारे भी लेवल निकलेंगे अगर हम लोग छोटी छोटी तैयारियां हर दिन करते रहेंगे। एक दिन आएगा जब हमें दिखेगा कि छोटी छोटी तैयारियां मिलके एक बहुत बड़ा हमने एम्पायर खड़ा कर लिया है, ठीक है। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करें तो दो न्यूज हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज न्यूज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला है शेड्यूल कास्ट स्टेटस ओनली फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख, है ना। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बहुत शॉकिंग जजमेंट है, बहुत ही शानदार जजमेंट है। एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है वो केवल हिंदुओं के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और सिख के लिए दिया गया है। देन सेकंड जो न्यूज हमें कवर करनी है वो है ट्रांसजेंडर पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2026। मैं यहाँ पे 2026 लिखना भूल गया था। आई विल एडिट व्हेन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ये 2019 का बच्चों ये अमेंडमेंट है ना। और ये अमेंडमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट, एक एथिकल डिबेट हमारे बीच छेड़ दी है। क्या है ये डिबेट, एक एक करके डिस्कस करेंगे। दो एडिटोरियल हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये हमें डिस्कस करना है। और दूसरा है एनवायरमेंटल सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है। तो एनवायरमेंटल सीएसआर क्यों जरूरी है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जुडिशरी ने इसमें भी हाल ही में क्या इंटरवेंशन किया है, एक एक करके सारी न्यूज देखते हैं। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है बच्चों कि जो है हम लोगों के जो एक केस करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था चिंथाड़ा आनंद, है ना। तो ही वॉज अ बॉर्न हिंदू, है ना। माडिका कम्युनिटी से थे, ही वॉज अ हिंदू। लेकिन उन्होंने क्या अपना लिया था, क्रिश्चियनिटी अपना लिया था। ही बिकेम क्रिश्चियन, वो है ना क्या बन गए थे, ईसाई बन गए थे। और ईसाई बनने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई चूंकि मैं मागीड़ा कम्युनिटी का था, तो मागीड़ा, हिंदू मागीड़ा कम्युनिटी एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, तो मुझे भी क्या किया जाए, मुझे भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो यही फैसला सुन रही थी कि भाई ये चीज सही है कि नहीं है। तो इसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है। एक एक करके समझाता हूं बच्चों। देखिए, हमने क्या किया था बच्चों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, क्योंकि उनके ऊपर उस समय बहुत ज्यादा उनके ऊपर कम्युनिटी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी, है ना। तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एससी कम्युनिटी, एक एक्ट, है ना, हमारे देश ने पास किया था। हमारे क्या कहते हैं, एक ऑर्डर पास किया था। एक्ट तो नहीं कह सकते, एक ऑर्डर पास किया था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन
शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर, बच्चों ये नाम याद रखना है आपको, 1950। ठीक है, ये ऑर्डर पास किया था, है ना। अब इस ऑर्डर के, ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के सेक्शन 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई थी, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इस ऑर्डर के सेक्शन 3 में क्या लिखा गया था बच्चों, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला सुना है। तो सेक्शन 3 क्या कहता था? सेक्शन 3 कहता है कि नो पर्सन हु प्रोफेस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके ऊपर मैं अभी समझाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड को कहा है, द पर्सन, नो पर्सन हु प्रोफेस अ रिलीजन, अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम, अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म, डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म शैल बी, और वर्ड है शैल, है ना, शैल बी डीम्ड, shall be deemed to be a member of, to be a member of scheduled caste, to be a member of scheduled caste, है ना। तो साफ साफ लिखा गया है सेक्शन 3 में कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुइज्म के अलावा कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर रहा है, प्रोफेस मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अपना रहा है, तो वो शेड्यूल कास्ट का मेंबर नहीं है। साफ 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 इसमें लिखा गया है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सेक्शन 3 के अंदर 2 बार चेंजेस हुए हैं, ये आपको मैं इसीलिए डिटेल में समझा रहा हूं। सेक्शन 3 के अंदर 2 बार चेंज हुए हैं, इस चीज को ध्यान रखना। एक हुआ 1956 में, एक वापस एक ऑर्डर पास किया गया, नाम वही था, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, और एक लाया गया 1990 में। क्या लाया गया, बहुत ध्यान से सुनना, यूपीएससी आपको ईयर कंफ्यूज करके ये चीजें पूछ सकता है। तो सेक्शन 3 क्या कहता था कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म के बाहर प्रैक्टिस कर रहा है वो शेड्यूल कास्ट का मेंबर नहीं है। अगर शेड्यूल कास्ट में, अगर उसकी कास्ट शेड्यूल कास्ट में आती है और वो हिंदू नहीं है, तो उसे शेड्यूल कास्ट का नहीं माना जाएगा। 1956 में बच्चों, इसी सेक्शन 3 में इंक्लूडिंग हिंदू, सिख कम्युनिटी को भी इसमें जोड़ा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिख कम्युनिटी को कब जोड़ा गया था बच्चों? 1956 में ही जोड़ा गया था। तो सेक्शन 3 कैसा पढ़ा जाता था 1956 में? नो पर्सन हु प्रोफेसेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म एंड सिखिज्म शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। और 1990 का इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1990 में हमने इसके अंदर एक और जोड़ा जो था बुद्धिज्म, है ना। तो हमने बुद्धिज्म कौन से ऑर्डर में जोड़ा? 1990 के ऑर्डर में जोड़ा। और हमने जो है जो सिखिज्म है ये 1956 के ऑर्डर में जोड़ा था। इसीलिए हाल ही में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ लिखा कि शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट का मेंबर वही होगा जो किन रिलीजन से आता है, या तो वो हिंदू हो, या तो उसकी जो कास्ट है ना, शेड्यूल कास्ट जो है, या तो उसकी कास्ट हिंदुइज्म में हो, या उसकी कास्ट सिखिज्म में हो, या उसकी कास्ट किस में हो? बुद्धिज्म में उसकी कास्ट हो। तो साफ साफ इन्होंने कहा कि भाई इन 3 में अगर आते हैं तो बस, तो वो शेड्यूल कास्ट होंगे, अदरवाइज शेड्यूल कास्ट नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा है कि जो शेड्यूल 3 है, सॉरी सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 इज एब्सोल्यूट, इसमें किसी भी तरह का कोई भी वेगनेस नहीं है, साफ लिखा हुआ है हिंदू, सिखिज्म, बुद्धिज्म, तो इट इज एब्सोल्यूट, है ना। सेक्शन 3 इज एब्सोल्यूट, हम इसके बाहर नहीं सोच सकते। तो अगर आप जैन हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप ज्यूज हैं, तो आपको शेड्यूल कास्ट में नहीं माना जा सकता। साफ साफ ध्यान रखना बच्चों, इसमें जैन भी नहीं है, जैनिज्म भी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो जैनिज्म भी इसमें नहीं आता है।
तो अगर आप जैन कम्युनिटी के हैं, अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और अगर आप यहूदी कम्युनिटी के हैं, मोटा मोटा यही कम्युनिटी हमारे भारत में मौजूद है, तो उन्हें शेड्यूल कास्ट नहीं माना जा सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ हाल ही में। कल लोकसभा ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया है। कौन सा बिल पास किया बच्चों? ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया था। ठीक है, ये अमेंडमेंट है 2019 का। 2019 में यही बिल आया था। अब उसी का जो अमेंडमेंट है वो ये बिल है। क्या चेंजेस हैं जरा देखते हैं कि भाई जो की चेंजेस क्या हैं। व्हाट आर की चेंजेस इन 2026 लॉ? बहुत ही मेजर चेंजेस, आप कह सकते हैं कि स्वीपिंग चेंजेस हैं जो इस लॉ के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। क्या स्वीपिंग चेंजेस हैं, एक एक करके इनको समझते हैं कि स्वीपिंग चेंजेस क्या हैं। सबसे पहला, 2019 के अंदर जो था ना बच्चों, मैं एक थोड़ा सा यहां लिख देता हूं कि 2019 के अंदर ना देयर वाज अ राइट, ट्रांसजेंडर पर्सन जो थे ना, तो उनका था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के मतलब कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन खुद को सेल्फ डिटरमाइन कर सकता था कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूं, तो मुझे मेरे ये अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन 2019 के बाद अब 2026 में बहुत सारे स्वीपिंग बदलाव किए गए हैं। जैसे सबसे पहला, स्टेट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन। स्टेट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन है ना, ये आपको चाहिए होगा कम फ्रॉम बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जो हैं उनके द्वारा स्टेट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन चाहिए होगा ट्रांसजेंडर को। सेकंड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है कि आपको क्या चाहिए होगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। मेडिकल सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी। तो जो पहले सेल्फ डिटर्मिनेशन था, अब उसे क्या कर दिया गया है, मेडिकल सर्टिफिकेशन के अंदर डाल दिया गया है कि मेडिकल सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होगा। तो कोई भी मेडिकल बोर्ड या इंस्टीट्यूशन जो ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये व्यक्ति जो है ये ट्रांसजेंडर है, और इसी के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई है कि यार उनके अधिकार ऑलरेडी वो मार्जिनलाइज्ड हैं, तो कैसे होगा। देन इसके अंदर 2026 के अंदर जो है वापस जो आइडेंटिटी है ना, तो वो आइडेंटिटी रीडिफाइंड आइडेंटिटी, आप कह सकते हैं रीडिफाइंड आइडेंटिटी। क्यों रीडिफाइंड आइडेंटिटी? क्योंकि 2019 के एक्ट में ना कौन कौन लोग छूट गए थे, है ना, जैसे हिजरा कम्युनिटी, है ना, किन्नर कम्युनिटी, स्पेसिफिकली ये छूट गए थे, है ना, अरवानी, सॉरी अरवानी, अरवानी, है ना, जोगता, ये जो कम्युनिटी थे ना, ये छूट गए थे, तो इन्हें खास करके इस अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज। स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज, क्या पेनाल्टीज हैं भाई? स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज क्या हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने ये बताया कि इफ इफ ट्रांसजेंडर इफ ट्रांसजेंडर, है ना, इफ ट्रांसजेंडर फ्रॉडली फ्रॉडलेंटली फ्रॉडलेंटली आइडेंटिफाइज, या इफ अ पर्सन, इसको ट्रांसजेंडर नहीं लिखते हैं, इफ अ पर्सन फ्रॉडलेंटली आइडेंटिफाई एज ट्रांसजेंडर, अगर उसने जानबूझकर खुद को ट्रांसजेंडर बताने की कोशिश की, कोई मेडिकल सर्टिफिकेशन बनाया, तो अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कितना, अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है, अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट
का प्रावधान इसमें दिया गया है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म केवल मेडिकल सर्टिफिकेशन के लिए हो रहा है कि यार मेडिकल सर्टिफिकेशन की तो जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी आप मेडिकल सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो एक्ट लाए थे, अब वो आपने क्या कर दिया, राइट टू लीगली सर्टिफिकेशन को डाल दिया। ऑलरेडी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो अपने आप को सोसाइटी से वैसे ही मार्जिनलाइज्ड मानती है, तो और फिर आपके और कितना प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे इसमें चीजें जाएगी। एडिटोरियल पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके जो है उसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो डाला है, और हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी आई है बच्चों। अगर आप देख पाएंगे तो हमारी जो रैंकिंग है ना भाई, इतनी भी कोई खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी पहली बार द ग्लोबल एवरेज स्कोर जो है ना, वो 42 आया है आउट ऑफ 100 फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। और हमारी रैंकिंग जो है ये ग्लोबल कंपैरिजन में देखें तो हमारी रैंकिंग 100 में से 38-41 के बीच हमेशा से आती रही है। तो उसमें इंप्रूव हुआ है कि भाई पहली बार जो कंट्रीज हैं वो 50 के नीचे आ रही है। ग्लोबल एवरेज स्कोर जो है वो हमारे किसके नीचे आ रहा है, जो पहले 80 के ऊपर रहता था आज से 30-40 साल पहले, वो अब 40 के नीचे आए। यानी जो करप्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और इंडिया के लिए इसमें सीखने वाली बात क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हाल ही में द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ध्यान रखना बच्चों, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन लेके आता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक एनजीओ है, ये लेके आती है ना, हाईलाइट्स अ डीपली कंसर्निंग ग्लोबल ट्रेंड ऑफ वर्सनिंग पब्लिक सेक्टर करप्शन ड्रिवन बाय वीकेंड ओवरसाइट एंड नैरोइंग सिविक फ्रीडम्स, है ना, फॉर इंडिया। इस चीज का ध्यान रखना, डिस्पाइट एमर्जिंग एज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी with the aspirations of developed nation status by 2047, its governance perception has stagnated over the past decade, है ना, पिछले 10 सालों में, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार है तो जो करप्शन है ये पब्लिक सेक्टर में करप्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में करप्शन इतना नहीं है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो करप्शन है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहता है, ठीक है। The editorial explores the dichotomy between India's rapid economic expansion and its static institutional framework, emphasizing the economic cost of regulatory burdens and mitigating potential for digital infrastructure. Author कहते हैं कि इंडिया का जो रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है और जो इकोनॉमिक कॉस्ट है रेगुलेटरी बर्डन्स का और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से क्या हम लोग करप्शन को कम कर सकते हैं, ये डाइकोटोमी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट द डेटा शो, ऑथर कहते हैं कि देयर इज अ ग्लोबल डिक्लाइन, है ना, द ग्लोबल एवरेज स्कोर dropped to 42 by 100 with 122 of 182 country scoring below 50, indicating a severe erosion of democratic accountability, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, इंडिकेटिंग अ सीवियर इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। सॉरी, मैं थोड़ा सा मिसप्लेस कर गया था कि 42 आउट ऑफ 100 है तो वो रैंकिंग नहीं थी, ये स्कोर था। तो जितना कम स्कोर है मतलब वो बहुत ज्यादा सीवियर इरोजन हो रहा है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का। सॉरी, आई मिस दैट पॉइंट, है ना, मैंने थोड़ा उसे मिसजज कर लिया था कि आज से 30 साल पहले जो स्कोर 80 के आसपास रहता था वो अब 40 के पास रह रहा है, बिलो 50 जो हो रहा है। मतलब डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो है ये पूरी तरह से इरोड होती हुई नजर आ रही है। इंडिया का स्टैग्नेशन की बात करें तो इंडिया स्कोर्ड 39, है ना, रैंकिंग 91 आउट ऑफ 182 ओवर द पास्ट डिकेड 2014 से 2025 द स्कोर हैज merely fluctuated between 38 to 41, failing to match India's massive macroeconomic expansion. इंडिया जैसे जैसे एक्सपेंड कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स में, तो इंडिया का रैंकिंग कोई खास इंप्रूव नहीं हो रहा है। कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करें तो while इंडिया आउट परफॉर्म्स नेबर्स लाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इट ट्रेल्स चाइना, लेकिन चाइना भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो भी 42 पे ही खड़ा है, एंड हैवीली लैग्स बिहाइंड अपर मिडिल income democracies and East Asian and European peers that have successfully established institutional independence and regulatory predictability. तो हमें हमारी रैंकिंग इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी रैंकिंग 91 है आउट ऑफ 182 और हमारा जो स्कोर है वो 38 से 41 के बीच ही क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट
कर रहा है। ठीक है, व्हाट डज द इंडियाज सीपीआई स्कोर मैटर, व्हाई डज इंडिया सीपीआई स्कोर मैटर, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मैटर। सबसे पहला, नेचर ऑफ द इंडेक्स। सीपीआई मेजर the perceived public sector integrity, drawing on the 13 sources covering public procurement, judicial effectiveness and institutional safeguards। तो पब्लिक सेक्टर इंटेग्रिटी जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो 13 सोर्सेज को कवर करता है, जिसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, जुडिशियल इफेक्टिवनेस है, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं। तो अगर आपका स्कोर कम है मतलब पब्लिक सेक्टर इंटेग्रिटी बहुत कम है, ये आप कह सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप कह सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ परसेप्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ऑथर कहते हैं द लो स्कोर सिग्नल्स persistent weakness directly influencing foreign direct investment, sovereign risk assessment and long term capital एलोकेशन। सीधी सी बात है कि अगर आपका रैंक कम है, स्कोर कम है, मतलब रैंक आपका अगर 91 की तरफ है और स्कोर आपका कम है, तो वहां पे एफडीआई इन्वेस्टमेंट क्यों होगा? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने पैसा किसी भी देश में भेजा जिसका स्कोर कम है, तो वो पैसा हमारा डूबने का चांसेस है। ठीक है, ऑथर कहते हैं कि भी देयर इज अ क्वांटिफाइबल ड्रेन, करप्शन क्रिएट्स ट्रांजैक्शन अनसर्टेनिटी एंड रेंट सीकिंग सिस्टम, है ना। ग्लोबली इट कॉस्ट अबाउट 5% ऑफ जीडीपी, ध्यान रखिएगा 2.6 ट्रिलियन ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो जो करप्शन है ये 5% ऑफ जीडीपी को कॉस्ट करता है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ड्रैग is estimated between 0.5 to 1.5% ऑफ जीडीपी एनुअली। ये डेटा आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो करप्शन है वो हमें कितना कॉस्ट करता है, 0.5 से 1.5% ऑफ जीडीपी, दैट इज बिलियंस ऑफ डॉलर दैट कुड अदरवाइज फंड क्रिटिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सोचिए इंडिया की जीडीपी अभी $4 ट्रिलियन के आसपास है, उसका 1.5% आप निकालिए तो वो भी आपके बिलियन डॉलर में आता है, मिलियन में भी नहीं आता है, बिलियन डॉलर में आपका परसेंटेज आएगा। राइट नाउ व्हाट आर द हर्डल्स इन द कंप्लायंस आर्किटेक्चर? सबसे पहला, ओवर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना ही है। Over criminalization of business. India's compliance architecture is massively burdensome, featuring 26,134 imprisonment provision across business regulation। भारत में जो compliance architecture है वो इतना कम्बरसम है, इतना बर्डनसम है कि करीबन करीबन ऐसे 26,000 प्रोविजंस हैं जिससे आपको सीधे सीधे जेल हो सकती है। ठीक है, अब इसमें एक केस स्टडी ऑथर ने दी है, जो एडिटोरियल के ऑथर है वो लिखते हैं कि शक्ति इनिशिएटिव की अगर बात करें तो यूनियन बजट में 2026-27 में एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था बायो फार्मा स्ट्रेटेजी, शक्ति उसका नाम था, है ना, जिसको 10,000 करोड़ का एलोकेशन था। हाउएवर द फार्मा सेटअप must navigate 998 compliances obligation, 998, लगभग 1000 compliances हैं जिसको उन्हें पूरा करना है, और 49% कैरिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी, यानी लगभग 450 से है ना 475 से 490 जो कंप्लाइंसेस हैं वो क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या 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 आप उसमें फेल हो गए तो आप सीधे क्रिमिनल घोषित कर दिए जाओगे। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? सच सीवियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क inflate the ease of doing business cost and expand the discretionary bureaucratic power which inadvertently breeds crony capitalism and rent seeking। तो लोग जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा जाना पसंद करते हैं और जो है रेंट सीकिंग एटमॉस्फेयर भारत में बनने लगता है। ठीक है, नाउ वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्या एनकरेजिंग ट्रेंड है जिसको हमें लेवरेज करना चाहिए? सबसे पहला, डिजिटल इंटरवेंशंस, है ना। इंडियाज रोबस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्टिवली रिड्यूसिंग वेलफेयर लीकेजेस। ये सबसे अच्छी बात है ना। थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं उसके थ्रू हमारे जो लीकेजेस हैं वो तो कम हो रहे हैं, एंड दैट इज लिंक टू डिजिटल आइडेंटिटीज लाइक आधार एंड बैंक अकाउंट्स कॉल्ड जैम ट्रिनिटी। तो डिजिटल इंटरवेंशन से क्या हो रहा है? धीरे धीरे करप्शन, जो लीकेजेस है वो करप्शन ही था, वो कम हो रहे हैं, है ना। मेजरेबल डिजिटाइजेशन की अगर बात करें तो आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, है ना, आरबीआई डीपीआई जो है, अगर मार्च 2018 का बेस लें तो grew to 516.76 by
सितंबर 2025 रिफ्लेक्टिंग अ मासिव डिजिटल एडॉप्शन। भारत के अंदर डिजिटल एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है अगर 2018 से 2025 की बात करें तो। फॉर्मलाइजेशन की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क एंड ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हैव heavily increased economic traceability and formalization, reducing human discretion। ठीक है, what is the path forward? हमें क्या ध्यान रखना है? करप्शन इज अ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक वनरेबिलिटी। ध्यान रखना बच्चों, ऐसे का भी ये टॉपिक हो सकता है। करप्शन इज अ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक वनरेबिलिटी, है ना। रीचिंग अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी रिक्वायर्स क्यूमुलेटिव रिफॉर्म, सिंप्लीफाइंग रेगुलेशन, एनहेंसिंग जुडिशियल एफिशिएंसी एंड मैचिंग इकोनॉमिक एम्बिशन विद इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, चलिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट हैज द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया सक्सीडेड इन एड्रेसिंग करप्शन एज एन इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट? डिस्कस। भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती भ्रष्टाचार को आर्थिक बाधा के रूप से कैसे संबोधित करने में किस हद तक सफल रही है, चर्चा करें, है ना। जीएस पेपर 3 या 4 दोनों से रिलेवेंट है। एथिक्स पेपर से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगर आप अपना आंसर लिखते हैं बच्चों तो आप अपना आंसर iasrm@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का इवेल्युएशन, फ्री इवेल्युएशन विथ प्रोज एंड कॉन्स करके हम आपको वापस आपका आंसर भेजते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दैट इज जुडिशियल पुश फॉर एनवायरमेंटल सीएसआर। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों? भाई इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, चैरिटी करना अभी इतना खून में नहीं है। बाहर तो लोग करते हैं, तो इंडिया के अंदर एक लॉ बनाया हुआ है जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे जो भी कंपनीज है अगर उन्होंने तय अमाउंट से ज्यादा कमाया है तो उनको अपने प्रॉफिट का 1%, 2% किस पे खर्च करना होगा? सीएसआर पे खर्च करना होगा। यानी बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल बनवाना, रोड बनवाना, कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पेड़ पौधे लगवाना, है ना, किसी को किसी भी तरह का किसी का हेल्प कर देना, कपड़े बंटवा देना, इसको बोला जाता है एनवायरमेंटल, इसको बोला जाता है सीएसआर। तो अभी जो हम लोग एडिटोरियल पढ़ रहे हैं उसमें ऑथर बात कर रहे हैं कि हमें एनवायरमेंटल सीएसआर की तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना, कि एनवायरमेंट को भी सीएसआर के थ्रू जोड़कर एनवायरमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। While the Companies Act 2013 made India a pioneer in mandating corporate social responsibility, funding has heavily favored human-centric social sectors, leaving environmental conservation severely unfunded। मैंने क्या कहा बच्चों कि मैंने आपको क्या बोला कि जो जैसे ह्यूमन सेक्टर, सोशल सेक्टर, जैसे मैंने क्या कहा कि केवल एजुकेशन, है ना, कपड़े दे देना, फूड प्रोग्राम, एजुकेशन, फूड, क्लॉथ, है ना, या स्कूल्स बनवा देना, है ना, या वाटर टैंक बनवा देना, सब इसी के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो पब्लिक ह्यूमन सेंट्रिक सोशल सेक्टर पे सबका ध्यान है, लेकिन एनवायरमेंट कंजर्वेशन पर किसी का ध्यान नहीं है। राइट, सो ऑथर कहते हैं ट्रिगर्ड बाय द नेग्लेक्ट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटाट्स, सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली इंटरवीन्ड, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इन्वोक किया है? आर्टिकल 51A क्लॉज जी। किसका आर्टिकल है बच्चों? ये फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल है। फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल है। द कोर्ट रिफ्रेम्ड एनवायरमेंटल सीएसआर नॉट अ डिस्क्रिशनरी चैरिटी बट एज अ बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लिंकिंग राइट टू डू बिजनेस डायरेक्टली टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। आर्टिकल 51A क्लॉज जी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें भी क्या है? राइट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, है ना। तो कोर्ट ने इसको रीअफर्म किया है। चलिए एक एक करके इश्यूज डिस्कस करते हैं। क्या कोर इशू है? नेग्लेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल सीएसआर। इंडिया ऑलरेडी अपना नेट जीरो एमिशन का कमिटमेंट कर चुका है COP 26 में कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे, facing severe climate challenges including air, water scarcity, waste management, etc. Despite this, environmental needs are heavily underrepresented in the corporate priorities। तो जो corporate sectors हैं उसमें environmental needs को बहुत ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड किया जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्कूल, कॉलेजेस, फूड, इसके लिए ज्यादा लोग
तैयार है, लेकिन एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा रखें इसके लिए कोई तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 51A क्लॉज जी को क्या किया है? इन्वोक किया है एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, और कहा है कि एनवायरमेंटल स्पेंडिंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये आपसे पूछा जा सकता है 51A के साथ जोड़ के। ठीक है, तो ये जो है एनवायरमेंटल स्पेंडिंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ताकि हम प्लानिटरी रेस्टोरेशन पर भी काम कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है स्क्यूड फंडिंग, यानी बहुत कम फंडिंग है। स्क्यूड मतलब छोटी फंडिंग है, दबी हुई फंडिंग है ना। तो ऑथर कहते हैं कि भाई देयर इज अ लॉपसाइडेड एलोकेशन ओवर द पास्ट 7 years। सीएसआर फंड हेवीली फेवर्ड सोशल सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, कितना परसेंट मिला है? 38%। हेल्थ केयर कितना मिला है? 22%। रूरल डेवलपमेंट कितना मिला है? 10%। लेकिन एनवायरमेंटल डेफिसिट कितना है भाई? एनवायरमेंटल फंडिंग एवरेज एट मियर 7% to 9%। जस्ट थिंक अबाउट इट, केवल 7% से 9% है, वो भी एवरेज है बच्चों। जो छोटी छोटी कंपनीज है जो सीएसआर में उनको करना ही पड़ता है, वहां पे तो ये ट्रेंड और 2% 1.5% पर है, ट्रीटिंग इकोलॉजिकल क्राइसिस एज अ डिस्टेंट थ्रेट। तो क्योंकि जब आप 7% है तो मतलब आप सीरियस नहीं है। एजुकेशन पे आप 38% दे रहे हैं, हेल्थ केयर पे आप 22% दे रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट पे आप 10% दे रहे हैं, लेकिन इकोलॉजिकल क्राइसिस जो है आपको लगता है कि अभी थोड़ी ना हो रहा है, अभी तो पानी है, कल पिघलेगी बर्फ, कल देखेंगे, राइट। लेकिन देयर आर कॉर्पोरेट एक्सेप्शंस जो हमारे लिए एक केस स्टडी की तरह भी हमारे लिए होने चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जीएस पेपर 4 में या जीएस पेपर 2 में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे महिंद्रा का आप देखेंगे तो महिंद्रा का प्रोजेक्ट हरियाली, तो उन्होंने 25 मिलियन ट्रीज लगाने का काम किया है, फोकसिंग ऑन द सर्वाइवल रेट्स, है ना। आईटीसी जो इंडियन टोबैको कंपनी है, उसने फॉरेस्ट्री प्रोग्राम शुरू किया है, जहां पे 1.3 मिलियन एकड़्स जो है उन्होंने एक्वायर की है, जो सीधा लाइवलीहुड से लिंक होगा। टाटा ग्रुप जिन्होंने वाटरशेड मैनेजमेंट का काम किया है, जेएसडब्ल्यू जो है उन्होंने मैंग्रोव रेस्टोरेशन का काम किया है। तो ये बहुत ही, है ना, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो द प्रॉब्लम क्या है? द क्विक विन प्रॉब्लम। मोस्ट कंपनीज अवॉइड आर्डस फॉरेस्ट एंड रिसोर्स रिकवरी, ऑप्टिंग फॉर वन ऑफ अवेयरनेस ड्राइव्स टू सिंप्लीफाई एनुअल रिपोर्टिंग। तो ये क्विक विन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है फटाफट एक अवेयरनेस ड्राइव कर दी, प्लांट लगा दिए, है ना, करीबन 1000 पौधे लगा दिए और बस बात होगी। ऐसा दिमाग में नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें जो है फॉरेस्ट और रिसोर्स रिकवरी को बहुत सस्टेनेबल प्रैक्टिस में ले जाना है, राइट। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द रेस्टोरेशन? सबसे पहला है द बॉर्न चैलेंज, है ना। द ग्लोबल एफर्ट टू रेस्टोर 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। ये ऑलरेडी हमने क्या किया है? ये बॉर्न चैलेंज है कि हमें 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है ये रेस्टोर करनी है पूरी धरती पर। और इंडिया का टारगेट कितना है? 26 मिलियन हेक्टेयर जो है ये इंडिया का टारगेट है बच्चों। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी आपसे पूछ सकते हैं बॉर्न चैलेंज क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। तो इंडिया का 350 मिलियन में से इंडिया का अकेले का टारगेट है 25 मिलियन हेक्टेयर, और उसके लिए नेग्लिजिबल कॉर्पोरेट आउटपुट है ना। प्राइवेट कंपनीज हैव कंट्रीब्यूटेड अ डिसमल 2% टू द 9.8 मिलियन हेक्टेयर्स रेस्टोर्ड इन इंडिया सो फार। अभी तक 26 मिलियन हेक्टेयर्स में से इंडिया ने 9.8 मिलियन हेक्टेयर्स जो है फॉरेस्ट लैंड जो है, डिग्रेडेड लैंड जो है वो रेस्टोर की है। और उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है पता है आपको? मात्र 2%। मैंने कहा ना आपको। सो देयर इज अ ह्यूज रेस्टोरेशन गैप, अ मैसिव डेफिसिट एग्जिस्ट बिटवीन इंडस्ट्रियल डैमेज एंड इन्वेस्टमेंट इन रिकवरी। भाई आप जो बायो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं वो एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाती है, पेपर इंडस्ट्रीज वो कितना नुकसान पहुंचाती है, ऑयल रिफाइनरीज कितना नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है रिकवरी में तो देयर इज अ मासिव डेफिसिट। Land based project require niche skills like soil health, biodiversity check that typical CSR partners lack। तो वो इस चीज में आते ही नहीं है। Then there is a misguided efforts। Corporation often fund Miyawaki plantation for rapid photogenic growth
which frequently compromises native ecologies। भाई ये जो मियावाकी प्लांटेशंस है ना, ये एक टेक्निक है हमारे साउथ ईस्ट एशिया की, जिसमें क्या है कि आप कम जगह पर बहुत फटाफट फॉरेस्ट लैंड उगा सकते हैं। तो जितने भी कॉर्पोरेट्स है ना, ये मियावाकी प्लांटेशंस पर ध्यान देती है, ताकि क्या होता है कि फोटो दिखेगा कि देखो भूमि कैसी थी और देखो अब कैसी हो गई है, बट इट कॉम्प्रोमाइजेस द नेटिव इकोलॉजी। वहां पे जो नेटिव प्लांट्स हैं उसके तो ऊपर तो थ्रेट होता है। So this is worsened by the urban bias and poor collaboration with the state forest department, है ना। तो this practice is becoming more and more worsen। ठीक है, ऑथर कहते हैं अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में, व्हाट इज द नीड फॉर री इमेजिनिंग स्ट्रेटेजी। भाई हमें किस चीज, हमें देयर इज अ नीड फॉर री इमेजिनिंग स्ट्रेटेजी, हमें हमारी स्ट्रेटेजी को वापस री इमेजिन करना होगा। क्या वे फॉरवर्ड हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर में आपको ये लिखने में मदद मिलेगी। सबसे पहला, इकोसिस्टम रिकवरी स्ट्रेटेजी, मूव अवे फ्रॉम बेसिक कंप्लायंसेस ऑडिटिंग, है ना। जो ये केवल ये जो बेसिक कंप्लायंस ऑडिटिंग है, तो इससे हमें दूर होके हमें कहाँ जाना चाहिए, टाइम बाउंड रेस्टोरेशन विद स्ट्रिक्ट इकोलॉजिकल असेसमेंट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ठीक है, देन टेंजिबल इकोलॉजिकल सर्विसेज, शिफ्ट मेट्रिक्स टू मेजरेबल एक्चुअल इम्पैक्ट, दैट इज सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वाटर रिटेंशन, बायोडाइवर्सिटी रिकवरी। इसके ऊपर हमें क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल अलायंसेस की बात करें तो बिल्ड पार्टनरशिप बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कंजर्वेशन एनजीओज एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात करें तो इस्टेब्लिश अ रेस्टोरेशन ट्रस्ट और एन एस्क्रो फंड टू एंश्योर लैंडस्केप स्केल प्रोजेक्ट्स हैव गारंटीड continuity and evolution of governance. Indian corporate governance must transition from being strictly stakeholder centric to ecosystem centric। हमें किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, इकोसिस्टम सेंट्रिक होना चाहिए, शेयर होल्डर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। चलिए मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली एम्फसाइज्ड दैट एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी कॉर्पोरेट चैरिटी बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। एनालाइज दिस ऑब्जर्वेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 51A क्लॉज जी एंड कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण बहाली एक विवेकाधीन कॉर्पोरेट दान नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक जनादेश है। भारत में अनुच्छेद 51A क्लॉज जी ए और कॉर्पोरेट जवाबदेही के संदर्भ में इस अवलोकन का विश्लेषण करें। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है। 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो आप अपना आंसर कहां भेज सकते हैं, iasarambh@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पे आपके आंसर का फ्री वैल्यूएशन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके विद प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपका आंसर वापस भेजते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। खूब मन लगाकर पढ़िएगा, आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रखिएगा बच्चों। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ग्रुप हु इज एज सीरियस एज यू गाइस। मैं मिलूंगा आपसे कल वापस इसी समय, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।